नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं 12th क्लास के लिए। ये अर्थशास्त्र का सेकंड पोर्शन है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तो आप समझ लेना और फिर अपनी कॉपी पे से नोट कर लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब याद रखना। ये कोई सा भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाएगा, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स हो, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। क्या बता रहे, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समायोजनों समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है। देखो, यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, जहाँ व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात की जाएगी। जो भी आर्थिक व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंधित जो भी आर्थिक पहलू होंगे उनका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। जब समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे उसका नाम क्या है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्ति, फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। व्यष्टि किस में डील करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र डील करता है एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म के जो भी उत्पाद होंगे उसकी कीमत निर्धारित करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग के उत्पाद की कीमत निर्धारित करने से संबंधित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाए, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः पूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, कुल सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित करने से संबंधित होता है, ठीक है। यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और सामान्य कीमत निर्धारण से संबंधित होता है। थर्ड पॉइंट है इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, मांग और पूर्ति के संबंध का अध्ययन किया जाता है, मांग और पूर्ति की लोच का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र मतलब टोटल ग्रॉसअप करके बात की जाएगी, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के बारे में बात की जाएगी। इधर मुख्य रूप से एक फर्म, एक व्यक्ति, एक संस्था की जो मांग होगी उसका अध्ययन किया जाता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। आगे लास्ट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण, जब हम फर्म या उद्योग उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। मतलब ये कहना चाहते व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की मान्यता कि यह मानता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं, समष्टि पर स्थिर रहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा कुछ समष्टि, मतलब जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्थिर रहेगा। इधर पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र स्थिर रहते हैं। जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का विवरण स्थिर रहेगा, समझ रहे। तो जब किसी व्यक्ति की कुल आय निकल जाएगी तो इसकी देश की, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की कुल आय निकल जाएगी तो व्यक्तियों की जो आय होगी वो स्थिर रहेगी। और जब इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र में तब एक ही व्यक्ति की हम आय निकालते हैं तो ऐसा माना उसी के आधार पर पूरे देश, पूरी अर्थव्यवस्था की आय समान रहेगी, स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, यह एक बाजार संपन्न होता है जो क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से क्रियान्वित होता है, यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, ठीक है। आगे वस्तु तथा सेवाओं की कीमतें एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु की कीमत निर्धारित की जाएगी ना, वो बाजार की शक्ति जो फैक्टर है उनके द्वारा तय किया जाएगा। सरकार
उत्पादों तथा परिवारों के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब सरकार न तो कोई प्रोडक्शन में न हाउस होल्ड के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अथवा हम कह सकते हैं कि सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों से स्वतंत्र अंतःक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब जो सरकार होती है वो बाजार की जो क्रिया है उनमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यह देश की कानून व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रखरखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करते। उसे बाजार से कोई मतलब नहीं है, पूर्ति मांग से कोई मतलब नहीं है, वो केवल देश की सुरक्षा, ठीक है, कानून के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे 4th पॉइंट है अधिकारों के अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पाद के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। आगे 5वां पॉइंट है उपभोक्ता यानी परिवार प्रभुत्व होता है। वे अपनी आदतों प्राथमिकताओं के अनुसार क्रिया करने तथा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। उत्पादक को उपभोक्ताओं तथा द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने लाभों को अधिकतम करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि उपभोक्ता अपनी जो भी आदत है एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्रिया करते हैं तथा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। मतलब अपनी जो सेटिस्फैक्शन को अधिक से अधिक करने के लिए और उत्पादक अपने लाभ को अधिक से अधिक करने के लिए स्वतंत्र होता है। आगे क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पहला परिवार क्षेत्र, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, इसमें वस्तु तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित होता है? वस्तु तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र, इनमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन क्रिया में लगे होते हैं। मतलब जो भी फर्में, संस्था, व्यक्ति वस्तु के उत्पादन में लगे होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इस क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, कौशल की सेवाओं को परिवार के क्षेत्र से भाड़े पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं जो हाउस होल्ड है उनसे भूमि ले सकती है किराए पर, श्रम मतलब जो श्रमिक है उनको हायर कर सकती है, कैपिटल ले सकती हैं, उद्यमशील कौशल मतलब जो स्किलफुल एंटरप्रेन्योरशिप है उसे ले सकते हैं। आगे पॉइंट है सरकारी क्षेत्र कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा तथा जन कल्याण, अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में वस्तुओं की सेवा का उत्पादन करना, ठीक है। सरकार एक कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है इस क्षेत्र में। विदेशी क्षेत्र, इस क्षेत्र में विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है, विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात तथा आयात करना, घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के पूंजी प्रवाह करना, मतलब पूंजी का इनफ्लो आउटफ्लो करना। आगे 1929 के महामंदी का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। 1929 में महामंदी ने जन्म लिया, 1933 तक बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस मंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। मतलब उत्पाद था, वस्तुएं थी, लेकिन खरीदने वाले के पास कैश नहीं था, नकदी नहीं थी। 1929 से 1933 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों में कुल उत्पादन रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% बढ़कर 25% तक हो गई। और 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समग्र निर्गत में से लगभग 33% की गिरावट आई। इन परिस्थितियों में केंज की पुस्तक रोजगार ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। मतलब पुस्तक थी केंज की, उस पुस्तक के द्वारा ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ।
आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।